गाइस आई वेलकम यू ऑल टू सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम विकास और आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी ऑन द बैक बर्नर। यानी कि पार्लियामेंट की जो स्क्रूटनी है, यानी कि जो उसकी छानबीन है, जांच पड़ताल है, वो बैक बर्नर पे है। मतलब वो नष्ट होती जा रही है और वो आग पे है, मतलब तवे पे है। बेसिकली वो खत्म होती जा रही है और उस पे सवालिया निशान है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक ज़रूरी सूचना। अनअकैडमी का प्राइस हाइक का अलर्ट आ चुका है। जल्दी ही कोर्सेज की फीस बढ़ने वाली है, तो इससे पहले कि कोर्सेज की फीस बढ़े आप उसका डिस्काउंट अवेल कर लीजिए। आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, उनके कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप एक सिंपल सा कोड यूज़ कर सकते हैं, सिंपल YT कोड है, सब्सक्राइब कीजिए अभी और पाइए 10% का डिस्काउंट सिंपल YT कोड यूज़ करने पे। अनअकैडमी एस्पायर के नाम से एक नई स्कीम आ चुकी है जिसमें ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट होगा सभी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए। आप इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। ये मॉक टेस्ट हर महीने 10 और 25 तारीख को होगा। इसमें पेपर 1 यानी कि GS का जो पेपर 1 होता है उसका ये टेस्ट होगा। इसमें आपको एक्साइटिंग प्राइजेस और स्कॉलरशिप मिल सकती है और आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स इसमें आपको मिलने वाले हैं अगर आप टॉप 50 रैंकर्स में आते हैं। तो अपने आप को शोकेस कीजिए, अपना टैलेंट दिखाइए, अपना नॉलेज दिखाइए और पास कर लीजिए और आ जाइए टॉप 50 रैंकर्स में और अवेल कीजिए एक्साइटिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स। 10th ऑफ अक्टूबर एट 10 o'clock 10 AM पे आपका ये टेस्ट होगा अभी। ओके, एनरोल कीजिए। नाउ UPSC CSE की कंप्लीट प्रिपरेशन बैच कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 5 अक्टूबर से 2020। आपको इसको अगर अवेल करना है तो मिशन UPSC CSE 2021 GS बैच कोर्सेज बाइलिंगुअल, पहला आपका बाइलिंगुअल बैच कोर्स है। देन दूसरा लक्ष्य, ये आपका हिंदी में सेम चीज़ है। इसमें आप 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, फुल ईयर बैच कोर्स है। पूरा सिलेबस का कवरेज आपका होगा, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, PDF स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होगी। इतना सब कुछ आपको यहीं मिलेगा अनअकैडमी पे। उसके बाद एक्सपीडिशन स्टार्ट हो रहा है UPSC CSE 2021 GS के बैच कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश में। सेम चीज 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और बाकी की सारी चीजें बिल्कुल सेम है। एक सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या क्या मिल रहा है? एक सब्सक्रिप्शन पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको घर से अपने कंफर्ट पे पढ़ने का मौका मिलेगा। देन अनलिमिटेड कोर्स का एक्सेस। उसके बाद टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आपको पढ़ाएंगे ऑल एट योर होम एट वंस। उसके अलावा आपको एक्सॉस्टिव कवरेज मिलेगी सिलेबस की, ऐसी कवरेज आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आपके, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको PDF फॉर्मेट में जिसमें आप इजीली पढ़ सकते हैं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की जाएगी, कराई जाएगी और उसके अलावा आपको मेंटोरशिप गाइडेंस भी मिलेगी आपके करियर को लेके, आपके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को लेके, कि आप कभी भी अगर परेशान हो जाओ उसकी मेंटोरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलेगी, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। वन स्टॉप सोल्यूशन है दोस्तों, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, कंप्लीट UPSC सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए स्ट्रक्चर्ड बैचेस आर देयर विद द टॉप एजुकेटर्स, बैचेस इन हिंदी, इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल। लेट नाइट बैचेस भी अवेलेबल हैं 2 साल के, मतलब बेसिकली 2 साल के बैचेस भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं और आपके पास 2 ईयर्स हैं अपने UPSC प्रीलिम्स के लिए, आप 2 साल पहले से तैयारी करना चाहते हो तो 2 साल के बैचेस भी आपके पास है कि आप 2 साल तक पढ़िए और उसके बाद अपना प्री दीजिए। 100% सिलेबस का कवरेज होगा, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स यहाँ पर है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग क्लासेस यहाँ पर मिलेंगे आपको। डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस होगी आपकी। एसे एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज देयर। परफॉर्मेंस एनालिसिस आप उसको एनहेंस कर सकते हो, आप अपने पीयर टू पीयर पूछ सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो। सेक्शनल क्विज़ेस आर देयर, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आर देयर। अभी सब्सक्राइब कीजिए और 10% का एक्स्ट्रा ऑफ पाइए। आपको सिंपल सा एक कोड अप्लाई करना है, कोड है सिंपल YT। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप अपने कोड को अप्लाई कीजिए और अभी अवेल कीजिए वो 10% का डिस्काउंट। उसके अलावा अनअकैडमी का चैंपियंस कॉन्क्लेव आ चुका है विद पावर पैकेड सेशंस बाय द टॉपर्स ऑफ CSE 2019। तो ये अब यूट्यूब पे डल चुका है, आप अभी इसको देख सकते हैं। 30 सितंबर 2020 को ये हो चुका है, 10 से 12 बजे तक ये कॉन्क्लेव हो चुका है।
इंसाइटफुल डेज, आइकॉनिक टॉपर्स इसमें थे 14, टॉप 10 एजुकेटर्स आर देयर, और उसके अलावा टॉक्स एंड डिस्कशंस भी वहाँ पर हुई हैं। सो आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, अभी आप इसको देख सकते हैं, तो वॉच नाउ। इसके अलावा जो आपको फ्री मिलेगा वो है T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट। जैसा कि आपको पता है कि आईपीएल इज गोइंग ऑन, एंड यहाँ पर भी हमारा आईपीएल चल रहा है T20 की फॉर्म में। तो T20 में आपको क्या होगा, डेली 7:30 बजे 20 क्वेश्चन 20 मिनट में 40 मार्क्स के आपको ये मिलेंगे, उसके साथ टेस्ट एनालिसिस। दोस्तों इसका फायदा क्या है, मान लीजिए आपके पास 1 साल का टाइम है अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो 1 साल में अगर आप रोज 20 क्वेश्चन करते हैं तो सोचिए 1 साल में आपके पास कितना सारा बंडल ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आपने प्रैक्टिस किया होगा, और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रीलिम्स देने जाएंगे और प्रीलिम्स इवेंचुअली क्लियर भी कर पाएंगे। अगर आप एक दिन में 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, इस हिसाब से आप 1 साल में कितने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप 6 to 7,000 क्वेश्चन से भी ज्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो अभी ज्वाइन कीजिए, इनमें से किसी पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो हमारे फेसबुक को, हमारे टेलीग्राम पेज को, यूट्यूब पेज को, यूट्यूब चैनल्स को, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आप इन सब पे आप क्लिक करके आप और इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देयर मस्ट बी ट्रायम्फेंट laughter in the resting places of those who argued in the 1940s and India is not suited for parliamentary democracy। So यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर एक सरकाज़म मारा जा रहा है, सरकास्टिक कमेंट किया जा रहा है कि वो लोग जो 1940s में ये मानते थे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया में नहीं चल सकती, अब वो लोग खुश हो रहे होंगे जहाँ पर भी वो रेस्टिंग पीस, मतलब जहाँ पर भी स्वर्ग नरक जहाँ पर भी होंगे, तो वहाँ पर वो खुश हो रहे होंगे कि देखो हमने सही कहा था कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। रीजंस वैलिड हो सकते हैं, काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल कल्चर को लेके, प्रोवर्बियल सोशल डाइवर्सिटी को लेके, जो कि है इंडिया में सोशल डाइवर्सिटी है उसके बेस पे, और इवन द गांधीयन आइडिया ऑफ स्वराज दैट वर construed as not easily amenable to forge representative institutions characteristic of parliamentary democracy। तो गांधीयन आइडिया ऑफ स्वराज जो था वो भी कंस्टिट्यूट था इसके अंदर, कि उसको भी ऐसा माना जाता था कि इतना इजी नहीं है उसको एमेंड करना, मतलब उसको काम में लाना, ठीक है, कि आपका हर इंस्टीट्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक कैरेक्टरिस्टिक की तरह हो। सो इट्स वेरी हार्ड टू से कि भाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया में चल सकती है, ऐसा वो लोग मानते थे 1940s के टाइम पे, ड्यू टू दीज मैनी रीजंस। आगे, given their large scale implications and the popular protests against them, the 3 bills related to agricultural produce and the 3 labor bills that are overhauled conditions of work, terms and employment, grievance redressal and social security in the monsoon session of parliament were cases that definitely observed to be scrutinized by select committees of the houses। तो ये क्या कहता है ये स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सी बात करता है कि जो 3 बिल फार्मर वाले थे और 3 बिल जो लेबर के थे, वो तीनों ही, वो 6 के 6 बिल में स्क्रूटनी होनी चाहिए थी बाय दी सेलेक्टेड कमिटीज ऑफ द हाउसेज। जो 3 कमिटीज हमने देखी थी, जिसमें एक कमिटी का जो चेयरमैन होता है वो अपोजिशन पार्टी से होता है, सो उनको स्क्रूटनी कर लेना चाहिए था, उनके द्वारा स्क्रूटनी होनी चाहिए थी इन सभी बिल्स की बिफोर उनको पार्लियामेंट में लाने से पहले। बट वो चीज़ नहीं हुई क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, जो कि मैं पॉइंट अभी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, कि उसमें कंडीशंस ऑफ वर्क को लेके था, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ग्रीवांस रिड्रेसल सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के से कोई दुख हो रहा है, कोई दिक्कत है, तो आपका रिड्रेसल कैसे होगा, आप वो एड्रेस कैसे होगा, वो चीज़ कैसे वो ठीक होगी। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी, तो जो मानसून सेशन चला था यहाँ पर, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। 3 फार्म बिल्स में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेके और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नाउ पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम जो है इंडियन पार्लियामेंट में, वो कैसे है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 काइंड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज स्टैंड करती हैं। पहली कमिटी होती है स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी मतलब जो चलती रहेगी, जो जिसको आप रोक नहीं सकते हो, और जो परमानेंट कमेटी होती है। दूसरी आती है एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी मतलब जो एक नियमित अंतराल के बाद गिर जाती है, मतलब वो डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। Any subject related to these committees is dealt with Article 118 subsection 1 of the Indian Constitution। तो ये आर्टिकल और इसका ये पर्टिकुलर सबसेक्शन है
जो भी कमिटी के इन कमिटीज के साथ डील करेगा। ओवर द years the parliament has increasingly taken recourse to the committee system। तो पार्लियामेंट ने इसको बहुत अच्छे से लिया है कमिटी सिस्टम को ओवर द years। दिस वाज नॉट मियरली मीन फॉर हाउस कीपिंग। तो इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ एक हाउस कीपिंग, मतलब कि हाउस में जो कुछ भी हो रहा है उसको कीप करने का काम कर रहे हैं, कि जो कुछ भी हो रहा है उसको देखना और मतलब सिर्फ कीप करने का, रख के रखना अपने पास, इंफॉर्मेशन लेना। बट इसका मतलब ये भी था टू एनहेंस द एफिकेसी ऑफ द हाउस टू कोप विद द टेक्निकल इश्यूज कन्फ्रंटिंग इट एंड टू फील द पब्लिक पल्स, कि पब्लिक जनता क्या चाहती है, जनता की नब्ज क्या है, उसको फील करने के लिए भी ये पब्लिक कमिटीज गठन की गई थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो बेसिकली उसी के लिए होती है, और उसके अलावा जो भी 3 कमिटीज हमने देखी हैं। बट ऑल्सो टू गार्ड इट्स टर्फ, मतलब कि उसको गार्ड करने के लिए, मतलब इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को गार्ड करने के लिए कमिटी है। एंड कीप इट एब्रीस्ट टू एक्सरसाइज अकाउंटेबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, और इसको ऐसा रखना है कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही गवर्नमेंट पे बनी रहे, कि गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। नाउ सम कमिटीज सच एज द एस्टिमेट्स कमिटी एंड पब्लिक अकाउंट्स कमिटी हैव अ कमेंडेबल रिकॉर्ड इन दिस रिगार्ड। जैसे कि मैंने बताया कि एस्टिमेट कमिटी और पीएसी का जो रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा रहा है काम करने के उस पर। The executive in independent India, irrespective of the parties in power, was not very disposed to committees of scrutiny and oversight, sometimes as the specious plea that they usurped the powers of the parliament। तो जो एग्जीक्यूटिव है इंडिपेंडेंट इंडिया में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पावर पार्टीज इन पावर, जो भी पार्टी पावर में हो, वो डिस्पोज नहीं रहा है, वॉज नॉट वेरी डिस्पोज टू कमिटीज ऑफ स्क्रूटनी एंड ओवरसाइट। मतलब कि वो उन स्क्रूटनी और ओवरसाइट करने में बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं, बिल्कुल भी मतलब वैल्यूएबल नहीं काम कर पाए हैं। समटाइम्स ऑन द स्पेशियस प्ली, और वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस प्ली के दौरान ही वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते थे पार्लियामेंट में। द ऑफिशियल डोम इन इंडिया हैज़ ऑफन अटेम्प्टेड टू टेक कवर अंडर पॉलिटिकल मास्टर्स टू अवॉइड स्क्रूटनी ऑफ कमिटीज। तो ये जो ऑफिशियल डोम चलता है इंडिया में, तो इसमें क्या होता है कि एक कवर ओढ़ लेते हैं वो, जो पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं उनके अंदर छुप जाते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर चीज़ से बच सके, पर्टिकुलर स्क्रूटनी जांच पड़ताल से बच सकें इन कमिटीज़ द्वारा। So besides the standing committees, the House of Parliament set up from time to time ad hoc committees to inquire and report on specific subjects। तो इसमें कुछ specific subjects आते हैं ad hoc committees में, जो मैंने बताया था, टाइम टू टाइम ये बनती हैं और ख़त्म की जाती हैं। इसमें इंक्वायरी और रिपोर्ट देनी पड़ती है कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में, जिसके अंदर सेलेक्ट कमिटीज़ ऑफ द हाउस और जॉइंट सेलेक्ट कमिटीज़ ऑफ द हाउस। तो सेलेक्ट कमिटीज़ क्या होती हैं? वही जो सेलेक्ट कमिटीज़ जो बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा जॉइंट सेलेक्ट कमिटी क्या होती है? मतलब जिसमें दोनों हाउसेज हों, ऑफ बोथ द हाउसेज दैट आर असाइन्ड द टास्क ऑफ स्टडीइंग अ बिल, जिसमें उनको एक बिल को क्लोजली पढ़ने का और स्टडी करने का काम मिलता है, एंड रिपोर्टिंग बैक टू द गवर्नमेंट, और सॉरी रिपोर्टिंग बैक टू द हाउस, कि वो हाउस को वापस से रिपोर्ट करें। इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज का इंपॉर्टेंस क्या है? सी पार्लियामेंट्री कमिटीज का सबसे इम्पोर्टेंट काम है आर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एमपीज फ्रॉम बोथ हाउसेज। सो ये स्मॉलर यूनिट है एमपीज की, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके छोटे छोटे यूनिट्स की तरह काम करता है क्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पर कोई एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, एंड दे फंक्शन थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल भर काम करते हैं। दे आर असाइंड the task of looking into the demands of for grants of the ministries or departments concerned। so कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी डिपार्टमेंट है, तो वो कोई भी ग्रांट अगर चाह रही है गवर्नमेंट से, सो इनको ये काम दिया जाता है इन पार्लियामेंट्री कमिटीज को, कि वो उसको देखें, लुक आफ्टर करें, क्या वो डिमांड सही है, क्या वो ग्रांट देनी चाहिए, उसमें क्या फ्लोज हैं, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स हैं, कितना लॉस हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है, इज इट वैल्यूएबल फॉर द सिटीजन्स। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी इन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को। इसके अलावा टू एग्जामाइन बिल्स पर्टेनिंग टू देम, जो उनके सामने बिल्स आते हैं, सो उसको भी एग्जामाइन करने का उनका काम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। टू कंसीडर देयर एनुअल रिपोर्ट्स, उसकी एनुअल रिपोर्ट, एंड टू लुक इनटू देयर लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। उनके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं और जो भी पार्लियामेंट के बारे में जो भी मतलब आगे काम करने वाली सूची है,
उसको पार्लियामेंट को रिपोर्ट करे, सारा का सारा एग्जामाइन करके। नाउ parliamentary committees are not bound by the populistic demands that generally act as hindrance in working of parliament, as committee meetings are closed doors and members are not bound by party whips. The parliamentary committee work on the ethos of debate and discussion. तो parliamentary committee कैसे काम करती है? एक इथोस, एक एनवायरनमेंट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशंस के तहत काम करती है। मतलब वो एक प्रॉपर डिबेट और डिस्कशंस होगा। कमिटी जो होती है, कमिटी की मीटिंग जो होती है वो क्लोज डोर्स में होती है, लेकिन मेंबर्स पार्टी विप से क्या कहते हैं, बाउंड नहीं होते हैं। और पार्लियामेंट्री कमेटी ऐसे एथोस में काम करती है, मतलब वहाँ पे डिबेट्स और डिस्कशन आम होता है। मोरओवर दे वर्क अवे फ्रॉम द पब्लिक ग्लेयर, तो पब्लिक की आंखों से दूर वो काम करते हैं, पता नहीं लगने देना, ऑब्वियस है। रिमेन इनफॉर्मल, इनफॉर्मल रहते हैं कंपेयर टू द कोर्ट्स दैट गवर्न पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो एक फॉर्मेट में, सिस्टमेटिक फॉर्मेट में, फॉर्मल तरीके से चलती है, बट दोज कमिटीज वर्क्स इन एन इनफॉर्मल मैनर एंड आर ग्रेट ट्रेनिंग स्कूल्स फॉर न्यू एंड यंग मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो नए और यंग मेंबर्स जो हाउस के होते हैं उनके लिए एक बहुत ही ट्रेनिंग असेट है कि वो ट्रेनिंग ले सकें हाउस के बारे में, हाउस की वर्किंग के बारे में, क्योंकि इनफॉर्मल होता है, वो किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ए ग्रेजुअल मार्जिनलाइजेशन ऑफ कमिटीज, अब ये क्या है? सी, इट इज important to point out that committees of scrutiny and advice, both standing and ad hoc, दोनों ही standing और ad hoc, have been confined to the margins or left in the lurch in the last few years। तो उनको एक मार्जिन में, एक छोटे से एरिया में उनको फेंक दिया गया है। बेसिकली हमें ये पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि कमिटीज़ जो स्क्रूटनी और एडवाइस की जो कमिटीज़ होती हैं, चाहे वो स्टैंडिंग हो चाहे एड हॉक हो, उनको कन्फाइन करके रख दिया एक छोटे से एरिया में। डेटा, पीआरएस इंडिया का डेटा है कि 60% of the bills in the 14th Lok Sabha and 71% in the 15th Lok Sabha were vetted by the DRSCs concerned. This proportion came down to 27% in the 16th Lok Sabha। यानी कि ये जो स्क्रूटनी चल रही थी, ये 60% ऑफ द बिल्स 14 लोकसभा में काम करता था, 71% 15 लोकसभा में ये वेटेड की गई डीआरसीज द्वारा, बट कंसर्न जो डीआरसीज थी, बट ये आंकड़ा घट के 27% रह गया इन दिस 16th लोकसभा। तो ये काफ़ी चिंताजनक विषय है। अब ये डीआरएससी क्या है? डीआरएससी इज नथिंग बट डिपार्टमेंट रिलेटेड टू द स्टैंडिंग कमिटीज। सो ये वही चीज़ है DRSCs। सो अपार्ट फ्रॉम द DRSCs द गवर्नमेंट हैज़ शोन एक्सट्रीम रिलेक्टेंस, उन्होंने एकदम ही रिलेक्टेंस दिखाया है, बिल्कुल ही मनाही दिखाई है वो टू रेफर बिल्स टू सेलेक्ट कमिटीज़। सिलेक्शन कमिटीज़ के पास बिल नहीं भेजते हैं, बिल्कुल ही रिलेक्टेंस है उनकी तरफ से कि हम नहीं भेजेंगे, एक्सट्रीम रिलेक्टेंस है ऑफ द हाउसेज और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़। तो ना ही वो सेलेक्ट कमिटीज़ को भेजते हैं अपना बिल हाउसेज के, ना ही जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को भेजते हैं। Some of the most momentous acts of parliament in recent years, such as the radical overhaul of Article 370, so that revoked the special status of Jammu and Kashmir and divided the state into two union territories, were not processed by any house committee। तो सबसे बड़ा इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 है उसका जो रिवोकेशन हुआ था, यानी कि स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर का, उसको दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया था, कि किसी भी हाउस कमेटी के पास प्रोसेस नहीं हुआ था स्क्रूटनी के लिए। सेटिंग असाइड ए कल्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि यहाँ पर कल्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी को साइड रखा जा रहा है, साइड हटाया जा रहा है। देयर इज नो डर्थ, कोई भी डर नहीं है ऑफ स्कॉलरली लिटरेचर टू suggest that the committee system has greatly enhanced the capacity of parliamentary to carry out its mandate। So why has the ruling dispensation neglected this? One of the reasons given at this point in time is the novel coronavirus pandemic and the urgent need to enact safety measures। तो क्या कहा जा रहा है कि ऐसा किसी लिटरेचर में, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, या फिर पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम को अगर आप उसके साथ काम नहीं करोगे पार्लियामेंट में तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों कर रही है पर्टिकुलर ये रूलिंग गवर्नमेंट? एक रीज़न यहाँ पर नोवेल कोरोना वायरस की पेंडेमिक का बताया जा रहा है।
कि भाई सेफ्टी मेजर्स को अनेक्ट करने के लिए। द आर्ग्यूमेंट ऑफ अर्जेंसी सीम्स स्पूरियस given the fact that some of the most controversial bills introduced in the house, तो some of the most controversial bills इसी टाइम पे लाए गए हैं, जबकि अभी पैंडमिक चल रहा है, तो इसी टाइम का इंतजार कर रहे थे क्या, सच एज रिलेटिंग टू लेबर लॉज एंड द फार्म सेक्टर और लेबर सेक्टर में जो अभी लॉज लाए गए हैं उनकी बात चल रही है, वर वेहेमेंटली अपोज्ड बाय द ग्रुप्स कंसर्न्ड एंड क्लियरली एम्ड एट मार्केट रिफॉर्म्स, तो मार्केट रिफॉर्म्स पे एम किया जा रहा था इस पे, बट जो ग्रुप्स हैं, जो कंसर्न ग्रुप्स हैं, जैसे फार्मर्स, लेबर्स, वो पर्टिकुलर बिल्स का बिल्कुल अपोज करते आए हैं, तो दीज आर कंट्रोवर्शियल बिल्स। इट इज इफ इट इज अर्जेंसी, then the women's reservation bill on which there was a broad consensus in the house should have come up front। अगर इतनी अर्जेंसी है तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो सभी हाउस वाले चाहते हैं कि आए, बट वो अभी तक नहीं आया, उसको अब तक आ जाना चाहिए था, बट वो आया नहीं। अगर इतनी अर्जेंसी थी तो पहले उसको गवर्नमेंट को उन बिल्स को लाना चाहिए था। क्लियरली दिस regime is not disposed to a reflection and reconsideration of bills proposed in the house। Therefore parliamentary committee discussions should be in place with parliament, तो होनी चाहिए parliamentary committees की discussions। The committees aid and assist the legislature in discharging its duties and regulating its functions effectively, expeditiously और efficiently। तो इन तीनों तरीके से कमिटी एड करती है, असिस्ट करती है लेजिस्लेचर को उसकी ड्यूटी निभाने में। थ्रू कमिटीज पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है कुछ कंट्रोल को और इन्फ्लुएंस को ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन वरना एक मदमस्त हाथी की तरह काम करने लगेगा, इसलिए उसके ऊपर इन्फ्लुएंस और कंट्रोल होना चाहिए पार्लियामेंट का, तो इन्हीं कमिटीज के द्वारा वो एडमिनिस्ट्रेशन पे नकेल कसती है या फिर उसके ऊपर एक स्क्रूटनी, एक नज़र रखती है। पार्लियामेंट्री कमिटी हैव अ सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन द एग्जीक्यूटिव, एक सैल्यूटरी इफेक्ट होता है एग्जीक्यूटिव पे पार्लियामेंट्री कमिटीज का, जो भी काम कर रहा है एग्जीक्यूटिव जो सत्ता में है। द कमिटीज आर नॉट मीन टू वीकन द एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन को वीक नहीं करते हैं, थोड़ा स्लो जरूर हो जाता है बट वीक नहीं करते हैं, वो स्क्रूटनी इसीलिए की जाती है और ज़्यादा बेटर एनहेंस रिजल्ट मिले। द कमिटीज आर नॉट मीन टू वीकन द एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्टीड दे प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर एक्सरसाइजेबल बाय द एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज करते हैं पावर उसको, उसके मिसयूज को कमिटी होने से रोकती है। According to the National Commission to Review the Working of the Constitution NCRWC, जो डिपार्टमेंट रिलेटेड टू स्टैंडिंग कमिटीज होते हैं DRSCs शुड बी पीरियडिकली रिव्यूड, उनको पीरियडिकली रिव्यू किया जाना चाहिए, सो दैट कमिटीज विच हैव आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी कैन बी रिप्लेस्ड विद न्यू वंस, तो जिन्होंने अपने काम से ज़्यादा मतलब अपने टाइम से ज़्यादा काम कर लिया है, यानी कि जिनकी जितनी उनकी यूटिलिटी थी उतना काम कर लिया है उन स्टैंडिंग कमिटीज़ ने, तो अब उनको रिप्लेस कर देना चाहिए नई कमिटीज़ के साथ। गिवन द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन मैटर्स of economy and technological advancement, there is a need for setting up new parliamentary committees, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है हर एक मैटर पे, इकोनॉमी के मैटर पे, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के मैटर पे, तो अब नई पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का गठन करना आवश्यक हो चुका है। मेजर रिपोर्ट्स ऑफ ऑल कमिटीज शुड बी डिस्कस्ड in parliament, especially in cases where there is disagreement between a committee and government, तो ऐसी चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए पार्लियामेंट में, स्पेशली वो वाले केसेस जहाँ पर कमिटी और गवर्नमेंट दोनों के बीच में डिस्कोर्स हो, कोई विवाद हो या डिसएग्रीमेंट हो। एट द एंड कंक्लूजन में क्या बातें हो सकती हैं, सी कंक्लूजन में सबसे पहले मैं एक रॉ आपको स्ट्रक्चर देता हूँ। सी हमने क्या पढ़ा, हमने कमिटीज़ के बारे में पढ़ा, 3 तरह की कमिटीज़ होती है, फिर उसमें भी सेलेक्टिंग कमिटीज़ में मेनली 2 तरह की आती हैं, आपकी एक आ जाती है स्टैंडिंग कमिटी, दूसरी आती है एड हॉक कमिटीज़। तो जितनी भी ये कमिटीज़ होती हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है स्क्रूटनी करना, इनका काम होता है एनालाइज़ करना, रिव्यू करना और उसके बाद इवैल्यूएट करना कि क्या वो पर्टिकुलर लॉ, बिल या कोई भी चीज़ है, वो सही है जनता के लिए या फिर सही है हमारे इंडिया के लिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हक देता है उन कमिटीज़ को, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये कमिटीज़ का गठन किया गया है। सो उनको उनका काम ठीक से कर देना चाहिए, करने देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो किसी बिल को कमिटी के सामने ले आएँगे तो हो सकता है वो बिल और एनहांस तरीके से आए, जैसा अभी ये फार्मर बिल था, उससे पहले लेबर बिल था, उससे पहले एक EIA आया था, ठीक है? वो ड्राफ्ट था बेसिकली।
सो ये सारी चीज़ें अगर वो कमिटीज़ के आगे रखेंगी तो शायद वो उसको रिव्यू करके स्क्रूटनी करके बेहतर चीज़ हमें मिले और उस पे फिर ज़्यादा विवाद भी नहीं होगा, क्योंकि उन कमिटीज़ में कहीं न कहीं अपोजिशन पार्टी के लोग भी होते हैं, तो उसमें विवाद होने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। अगर लोग विवाद करते भी हैं उसके बाद तो उनको ईज़िली समझा सकते हैं सभी मिनिस्टर्स मिलके, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह। क्योंकि फिर वो कमिटी से जो चीज़ पारित होके आएगी, वो पार्टी लेस हो जाएगी वो चीज़। वो किसी पार्टी द्वारा पारित नहीं हुई है, क्योंकि उस कमिटी में हर पार्टी के मेंबर्स हैं। नाउ a considerable amount of legislative work gets done in these smaller units of the MPs। तो considerable amount of काम किया जाता है, legislative work किया जाता है छोटी-छोटी यूनिट्स में by the MPs from both houses across political parties। यही चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ। And most of the committees public is directly or indirectly associated। तो ज़्यादातर कमिटीज़ में पब्लिक जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होती है। व्हेन मेमोरेंडा कंटेनिंग सजेशंस आर रिसीव्ड, ऑन द स्पॉट स्टडीज आर कंडक्टेड, ऑन द स्पॉट स्टडीज की जाती हैं और ऑरल एविडेंस भी लिया जाता है, विच हेल्प्स द कमिटीज इन अराइविंग एट द कंक्लूजन्स। दस पार्लियामेंट्री कमिटीज एक्ट्स एज अ वाइब्रेंट लिंक बिटवीन द पार्लियामेंट, द एग्जीक्यूटिव एंड द जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक, पार्लियामेंट और जो एग्जीक्यूटिव जो सत्ताधारी हैं, उनके बीच में एक बहुत ही वाइब्रेंट लिंक जो इधर से उधर चलता रहता है, वैसी काम करता है ये पार्लियामेंट्री कमिटीज। इन द एंड देयर रिपोर्ट्स आर टेबल्ड इन बोथ, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी टेबल किया जाता है उनको। हाउसेज डू नॉट होल्ड ए स्पेसिफिक डिबेट ऑन द रिपोर्ट, कोई डिबेट नहीं होती है, बट इट इज ऑफन रेफर्ड टू द ड्यूरिंग द डिस्कशंस ऑन द बिल्स एंड द की इश्यूज। तो रेफर किया जाता है कि अच्छा फलाना पार्लियामेंट्री कमिटी ने इसके बारे में ये कहा है, तो वो जो मिनिस्टर जो उस रिपोर्ट को पढ़ रहा है या फिर जो वो बिल को पढ़ रहा है, तो वो रेफर कर सकता है कि इन्होंने इसकी स्क्रूटनी कर रखी है, सो हाउ कैन यू क्वेश्चन दैट। तो ऐसी चीजें उसमें निकल के आ सकते हैं, तो क्वेश्चन कम होंगे, इफिकेसी ज्यादा होगी, इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी और एट द एंड बेनिफिट करेगा वो कंट्री को और कंट्री के सिटीजन को। सो इट डज नॉट सीम टू बिलीव दैट द प्राइमरी रोल ऑफ पार्लियामेंट इज deliberation, discussion and reconsideration, the hallmarks of democratic institutions, but a platform that endorses decisions already arrived at। तो ऐसे डिसीजन जहाँ पे ऑलरेडी अराइव किया जाता है, सो उसका प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहिए, हमें उसको डिस्कशन करना चाहिए, रिकंसिडरेशन करना चाहिए, डिलिब्रेशन करना चाहिए। सो ये प्राइमरी रोल होना चाहिए पार्लियामेंट का और उनकी कमिटीज़ का, और ये सारी की सारी ये हॉलमार्क्स हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग कीप स्टडिंग, यही था मेरी तरफ से। आप सब पढ़ते रहिए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।